मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, पिछले क्लास में हम लोग गैंग्रीन की चर्चा किए थे, जिसमें कि इन बातों की चर्चा हुई थी कि गैंग्रीन मॉर्फोलॉजिकल और एटियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफाई किया जा सकता है, जिसमें कि मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राई और मॉइस्ट गैंग्रीन और एटियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइमरी और सेकेंडरी गैंग्रीन की चर्चा हुई थी। इन्हीं में मॉइस्ट गैंग्रीन की एक सब वेराइटी है, गैस गैंग्रीन कहलाती है। ये गैस गैंग्रीन नाम पड़ने के पीछे वजह यह है कि इसके पैथोलॉजिकल स्पेशलिटी है कि कुछ विशेष तरह के गैसेस जो दुर्गंधयुक्त हैं इसमें के दरमियान बनते हैं, इसी के लिए गैस गैंग्रीन कहलाता है। लेकिन ये गैंग्रीन की कोई अलग वैरायटी नहीं है, ये मॉइस्ट गैंग्रीन का ही एक सब वैरायटी है। इसलिए यदि इसको नोट बनाने की प्रक्रिया में लिखना चाहें तो शुरू कर सकते हैं कि इट इज़ ए सब वैरायटी ऑफ मॉइस्ट गैंग्रीन categorized as primary gangrene as both necrosis and putrefaction are brought about by a single organism। इस बात को हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि प्राइमरी गैंग्रीन हम उसको कहते हैं जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म नेक्रोसिस भी पैदा करे और प्यूट्रिफेक्शन भी पैदा करे। ये दोनों कैरेक्टर हैं जो कि गैंग्रीन को कैरेक्टराइज करने वाले, गैंग्रीन को चारित्रिक विशेषता प्रदान करने वाले ये दोनों कैरेक्टर हैं, दोनों परिस्थितियां हैं। अब इसके कॉजेटिव फैक्टर जिसके बारे में मैंने कहा कि वो सिंगल ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये पैदा किया जा रहा है। ये ऑर्गेनिज्म जो है उसको हम लिख सकते हैं कि दिस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म belongs to anaerobic group of gas gangrene species and comes under the genus Clostridium. Under this genus, a variety of species are found and they are further categorized on the basis of the range of their pathogenicity, and in this respect the number one is classified as those groups, those species which are highly pathogenic and toxinogenic. This group includes Clostridium belchi. Clostridium belchi, certainly it is the name given in the old age. Now it is known as perfringens, though belchi has not been obliterated from the text. And the next one is the Clostridium septicum, and third one is the Clostridium rudimentis. अब दूसरी वैरायटी को अगर जो देखते हैं तो ये वैरायटी पैथोजेनिक तो है लेकिन वीकली पैथोजेनिक है और टॉक्सिनोजेनिक तो खैर नहीं है। तो दूसरा ग्रुप का नाम लिखेंगे कि पैथोजेनिक बट वीकली और नॉन टॉक्सिनोजेनिक। दिस ग्रुप इंक्लूड्स Clostridium histolyticum and Clostridium calyx. These two organisms belongs to this group, and the next one is the group, the species of which are neither pathogenic nor toxinogenic, but may help the other Clostridium to establish their pathological process, and these are Clostridium sporogens, Clostridium aerophytidum,
and Clostridium bifermentis. These organisms may be regarded as the helper to the main pathogenic organism, for which purpose the one term is also used, that is predisposing factors. Predisposing factors means all those factors which are helpful in developing a particular strain. Since these organisms are anaerobic, they are present in the nature as spore and contaminate the wound as spore. Hence, certain predisposing factors are essential for their germination into vegetative form, and these factors are, यहाँ हम लोग ये देखते हैं कि चूंकि ये ऑर्गेनिज्म एनारोबिक है, मीन्स हम लोग जब बैक्टीरियोलॉजी जब आप पढ़ रहे होंगे उस वक्त इस बात की चर्चा हुई होगी कि ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के आधार पर एक बड़ा ग्रुप विभाजित किया जाता है बैक्टीरिया का, और वो है एरोबिक एंड एनारोबिक। वैसे सारे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में डेवलप कर सकते हैं, या यूं कहिए कि ऑक्सीजन उनके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, वो एरोबिक कहे जाते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में डेवलप नहीं कर सकते हैं, ऑक्सीजन युक्त वातावरण उनके लिए डेट्रीमेंटल है, ऐसी परिस्थिति में उनको हानि हो सकती है, तो वो क्या करते हैं, ऐसी परिस्थिति में वो अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच बना करके उसको अंदर में वो जा करके डोरमेंट हो जाते हैं। ये बात हम लोग बहुत पहले से देखते आए हैं, एमीबा हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ा है और उसके बारे में करेक्टर हम जानते हैं कि जब एडवर्स कंडीशन आता है तो एमीबा सिस्ट बना लेता है और सिस्ट के अंदर में अपने को सुरक्षित कर लेता है। कुछ इसी तरह की स्थिति जो है ये स्पोर में होती है कि जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में सर्वाइव नहीं कर सकता है, वो स्पोर बना करके उस वातावरण को झेलता है और वो सीधे उस परिस्थिति, उस जगह पे पहुंच करके वेजिटेटिव फॉर्म में आता है जहां एनारोबिक कंडीशन है। तो ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जो हैं वो वातावरण से वो स्पोर के अंदर ही आएगा, स्पोर के रूप में ही वो उस उंड को कंटामिनेट करेगा, और जब उंड के अंदर में ये परिस्थिति उसको मिलेगी कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, तब जाकर के वो वेजिटेटिव फॉर्म में आएगा। तो ऐसे परिस्थिति पैदा करने वाले जो फैक्टर्स हैं, अगर उनकी हम गणना करें तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1, द फैक्टर विच कैन लोअर द जनरल रेसिस्टेंस, जैसे शॉक, हेमोरेज, अल्कोहलिज्म। These are the conditions which can lower the general resistance of the body on the whole. And the second one is the factor lowering the tissue resistance. कुछ ऐसे फैक्टर भी होंगे जो पार्टिकुलर टिश्यू के रेसिस्टेंस को कम करावेंगे, ताकि उस पार्टिकुलर टिश्यू कमजोरी वहीं तक हो, लेकिन उस जगह पे वो ऑर्गेनिज्म अगर आके लग जाए तो कैन डेवलप बेटर। और इसके लिए जो उपयुक्त वातावरण है पैदा करने के लिए वो है प्रोलॉन्ग्ड एप्लीकेशन ऑफ टूर्निकेट। टूर्निकेट ये आप जानते होंगे, एक तकरीबन 6 इंच चौड़ी पट्टी लंबी किसी परिस्थिति में बॉडी पे बांधने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। लपेट करके प्रेशर क्रिएट कराया जाता है। बहुत कॉमनली आप लोग तो खैर अभी देखे होंगे,
अब इस जमाने में अक्खड़पन रहता है, कहीं हाथापाई हो रही है, किसी के कलाई में मोच आ गई, कहीं उछल गए 7 फीट 8 फीट, वो एक बैग पैर की पड़ा है, इस तरह का एंकल जॉइंट में मोच आ गया। लाइक वाइज इस तरह के कंडीशन में क्या करते हैं आप, क्रेप बैंडेज बांध लेते हैं, वो पिंक कलर वाला, दैट इज ए वेराइटी ऑफ टूर्निकेट। मोस्टली थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से टूर्निकेट का एडवाइस हम लोग पेशेंट को देते हैं। स्वेलिंग की अवस्था में, लोअर लिम्ब में स्वेलिंग अगर है कहीं तो टूर्निकेट बांध लो, वो स्वेलिंग जो है चलने फिरने में ज़्यादा डेवलप नहीं करेगा। और जब रेस्ट में आओ तो उसको खोल लो। अब पेशेंट क्या करता है कि वो लगातार बांधे रह जाता है। परिणाम हुआ कि लंबे समय तक जब टूर्निकेट बंधा हुआ रहेगा तो लगातार प्रेशर पड़ता हुआ रहेगा टिश्यू के ऊपर, तो उस टिश्यू को ब्लड सप्लाई लगातार हैम्पर्ड रहेगा, कम मिलता रहेगा, और उसका परिणाम होगा कि टिश्यू का जनरल हेल्थ जो है वो डिक्रीज करेगा। यानी वो पार्टिकुलर टिश्यू जिसके ऊपर ये टूर्निकेट बंधा हुआ है वो अपने स्वास्थ्य के मामले में कमज़ोर पड़ जाएगा, डिफेंस के मामले में कमज़ोर पड़ जाएगा, और वैसे इलाके पे अगर ये ऑर्गेनिज्म वहाँ जा कर के लग गया तो कैन डेवलप बेटर। या फिर अगर न्यूट्रिएंट वेसल है इस इलाके को सप्लाई करने वाला और किसी वजह से वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, ओब्लिटरेट हो गया, तो उसमें कुछ भी हो सकता है, दबाव पड़ जा सकता है, स्ट्रिक्चर हो जा सकते हैं, वो अंदर में थ्रोम्बोसिस हो जा सकता है, कुछ भी हो। अगर जो सप्लाई बंद हो गया उस इलाके में ये परिस्थिति पैदा हो जाएगी। अब तीसरी स्थिति, तीसरा ग्रुप जो है वैसे फैक्टर का, द फैक्टर्स हेल्पिंग टू सेट अप प्रॉपर EH, कैपिटल E to the square small h, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। EH जो होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट है। जैसे pH तो मोस्ट कॉमन है ना, वो छोटा p और बड़ा H, ये है बड़ा E और छोटा h। तो ये EH ये रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल को। यानी बॉडी के अंदर में कहीं पे ऐसी परिस्थिति आ गई कि वहाँ पे ऑक्सीजन का यूज तो खैर टिश्यू लगातार करेगा, लेकिन किसी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई अगर जो रुक गई तो वैसी परिस्थिति में अब होगा क्या कि जो रिड्यूस्ड ब्लड है उसी का ऑक्सीजन जो है वो फिर से टिश्यू इस्तेमाल करने लगेगा। जैसे गन्ना पहली बार मुंह में लो तो काफ़ी रस रहता है, हल्का सा दबाया उसी में भर मुँह और उसका रस आ जाता है, लेकिन उसके बाद कस के चबाते हैं उसको और तब रस निकालते हैं उसमें से। वो ऐसा ही करके टिश्यू जो है रिड्यूस्ड ब्लड से भी ऑक्सीजन को उसी तरह से चबा कर निकालता है। परिणाम क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो घटते जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ते जाता है। आगे हम समझाएंगे। तो इस तरह की स्थिति में ऑक्सीजन की जब कमी हो गई वातावरण में तो वो ऑक्सीजन मुक्त वातावरण हो गया और ये एनारोबियोसिस के लिए उपयुक्त वातावरण हो गया। वैसे ऑर्गेनिज्म जो एनारोबिक हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये वातावरण उपयुक्त हो गया। ऑक्सीजन की कमी का वातावरण यहाँ पे आ गया है। ऐसी परिस्थिति जनरली जैसे वो क्रस्ट इंजुरी या लेसरेटेड वुंड इनमें हो सकता है, या फिर परिस्थितियाँ अगर एसोसिएटेड हों कुछ अदर इन्फेक्शन से जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, तो ये भी जो है इस तरह की परिस्थिति पैदा करेगा, EH को लो कराएगा, वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन पैदा कराएगा और परिणाम होगा कि एनारोब्स जो हैं वहाँ पर कैन बेटर डेवलप। तो ये ऑलमोस्ट ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स इसके हुए। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। यही
कुछ विशेष रूप से गहराई से समझने वाली बात है, और यही वजह है कि इस चैप्टर को हम आसानी से समझने वाली भाषा में डिस्क्राइब करने का सोचे हैं। पहले ही हम बताए थे कि किसी चीज़ की समझ जो है वो अपनी मातृभाषा में बहुत बेहतर होती है, और आप में से मैक्सिमम जो हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी है, अगर कुछ लोग हैं जो हिंदी समझने में उनको दिक्कत हो रही है तो उनके लिए हम अंग्रेजी इंग्लिश का भी हम इस्तेमाल करेंगे कि बात पूरी हो जाए। यानी कहने का मतलब कि यहाँ ना तो हम पूरा हिंदी बोलेंगे ना पूरा इंग्लिश बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं उसको हिंग्लिश कहा जा सकता है, हिंदी प्लस इंग्लिश, है ना, दोनों आदमी के लिए हो जाएगा आसान। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का मतलब कि पैथोलॉजिकल कंडीशन जो एक सीक्वेंस में जो आ रहे हैं इसमें, और उसमें इसको दूसरे रूप में आ सकता है एग्जामिनेशन में कि डिस्क्राइब्ड पैथोजेनेसिस ऑफ गैस गैंग्रीन। दिस पैथोजेनेसिस इज ऑल्सो नोन एज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, बोथ टर्म में बी आस्क्ड। तो ऐसी परिस्थिति में अब हम क्या करते हैं